नमस्कार, स्वागत है मित्रों आप सभी का डीएलएड थर्ड सेमेस्टर आपके क्विक फास्ट रिवीजन में मित्रों, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका द्वितीय प्रश्न पत्र यानी कि समावेशी शिक्षा। आप सभी की कमेंट थी कि सर समावेशी शिक्षा की भी हमें क्विक फास्ट रिवीजन प्रोवाइड कराएं। तो जी हाँ मित्रों, हम लेकर आ चुके हैं आपकी ढेर सारी कमेंट्स और सुझावों के अकॉर्डिंग क्विक फास्ट रिवीजन, जिसमें समावेशी शिक्षा को जो आपको वर्तमान एग्जाम है उसमें को ध्यान में रखते हुए टॉप 15 क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया हुआ है, जिसमें हमने वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी तीनों का ही एक कॉम्बिनेशन बना है और यह हमारी प्रथम क्लासेज है। इससे पहले आपकी सभी सब्जेक्ट की आपको वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, अदरवाइज आप आई बटन पर भी जाकर के देख सकते हैं मित्रों, जो कि आपके लिए सेलेक्टेड हैं। आपकी सभी सब्जेक्ट की क्विक फास्ट रिवीजन आपको प्रोवाइड की जा रही है मित्रों। तो जी हाँ मित्रों, सबसे बेहतर आप ऑनलाइन क्लासेज आपके साथ है, आपका परिवार है आपके साथ है, और आपके लिए बेहतर तैयारी के लिए जो आपका एकेडमिक स्कोर 95+ मोर देन जो लक्ष्य रखा है, टारगेट रखा है, उसके लिए प्रतिबद्ध है, उसके लिए प्रयासरत मित्रों। और आप भी अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कीजिए, ताकि क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए जब एग्ज़ाम भर्ती होती है तो उसमें एकेडमिक का एक एक पॉइंट आपकी एक सीट के लिए दावेदारी बेहतर तरीके से प्रस्तुत करता है। तो इसीलिए मित्रों आप बेहतर तैयारी कीजिए और आपका परिवार आपके साथ है आपकी तैयारी में और चार चांद लगाने के लिए। अगर आप हमारे परिवार पर नए हैं मित्रों तो निःसंक हो चुकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वर्तमान और भविष्य दोनों में ही आपके लिए शिक्षक संबंधी जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिए बेहतर प्रिपरेशन के लिए प्रतिबद्ध है और कार्यरत है, और आपके लिए आपको तैयारी प्रोवाइड कराएगा, जिसमें नोट्स आपके लिए निःशुल्क होंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपका पहला ही क्वेश्चन है, किन्हीं दो बुद्धि परीक्षणों के नाम लिखिए। बुद्धि परीक्षणों के नाम पूछे गए हैं, या पूछा जा सकता है कि बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किसने दिया था। तो बिनी एवं यानी पहले बिनी ने दिया था, साइमन ने उनका सहयोग किया था, 1905 में दिया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर परीक्षण पूछे गए हैं तो आर्मी अल्फा टेस्ट परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण जो हमारे बुद्धि परीक्षण। और भी परीक्षण है, आप ऐसा नहीं कि आप इनको ही लिख सकते हैं और बेहतर तरीके से भी लिख पाएंगे। नेक्स्ट है आपका डीजीपी का पूरा नाम लिखिए। कई बार क्या हो जाता है, कुछ शॉर्ट वर्ड दे दिए जाते हैं और आपसे इनका पूर्ण रूप पूछा जाता है, तो भी ये आपको याद रखना होगा। डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी इसका पूर्ण रूप है, डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी डीजीपी का पूर्ण रूप है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय स्थिति में पिछड़ा बालक वह है जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 से अधिक वर्ष बड़ा है। कई बार क्या होता है, कुछ कथन दिए जाते हैं या डेफिनेशन दी जाती हैं और आपसे पूछा जाता है कि उपयुक्त कथन या डेफिनेशन या परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है, या ऑप्शन में मिल जाएंगे, अदरवाइज आपको सीधे डेफिनेशन आपको देखने को मिल जाएगी मित्रों। तो ये कुछ डेफिनेशन है सेलेक्टेड जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये आपको याद रखनी है। तो ये जो डेफिनेशन है वो पिछड़े बालक के संबंध में जो कहा गया है वो टीके मेनन ने कहा गया है। कौन है? टीके मेनन के महोदय के द्वारा दी हुई डेफिनेशन है। नेक्स्ट आपका पुस्तक ए सर्वे ऑफ एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन के लेखक है। कई बार कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो पुस्तकें लिखी हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी, और कुछ सेलेक्टेड पुस्तकें होती हैं जो हर बार एग्जाम में बनती हैं मित्रों, इसलिए आपको याद रखना। कुछ सेलेक्टेड पुस्तकें में नाम और एक वीडियो भी प्रोवाइड कर रखी है पुस्तकों की, जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो वो भी आप देख लेंगे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के। तो यहाँ पर जो पुस्तक है ए सर्वे ऑफ एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन के जो लेखक हैं वो आपको याद रखना होगा। कौन है इसके लेखक? हॉलिंगहर्स्ट लेखक हैं इसके। कौन है इसके? हॉलिंगहर्स्ट इसके लेखक हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका वंचन। वंचन के कई बार अपवंचन भी पूछा जाता है, तो ये भी याद रखेंगे, दोनों ही एक दूसरे के पर्याय हैं का क्या अर्थ है। तो वंचन एक ऐसी अवस्था या एक ऐसी स्थिति होती है जिससे जो व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकता होती हैं उनको ना मिलना ही क्या कहलाता है? वंचन कहलाता है। यानी जो मूलभूत आवश्यकता होती हैं जो समाज में नहीं मिल पाती हैं व्यक्ति को, उसे अपवंचन या वंचन की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम किसने और कब किया था। तो मैंने आपको बताया है बिने के द्वारा सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया गया था, 1905 में किया गया था। साइमन महोदय ने इसको सहयोग किया था, जिसे बिने साइमन परीक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका श्रवण दोष युक्त बालकों के प्रकार व इनके सुनने का स्तर लिखिए। तो देखिए कई बार पूछ लिया जाता है, प्रकार पूछ लिए जाते हैं या इनके स्तर अलग अलग से पूछे जाते हैं। दोनों क्वेश्चनों को मैंने एक ही क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन किया हुआ है ताकि आपको बेहतर क्वेश्चन मिल सके मित्रों। तो श्रवण क्षति युक्त यानी जो कान में यानी सुनने में जो क्षति होती है या कोई दोष होता है, ऐसे बालकों के प्रकार
4 प्रकार के होते हैं बालक ऐसे, जिसे आप देख पाएंगे। जिसमें पहला है आपका कम बाधित बच्चे, यानी जो कम बाधित होते हैं उनकी, यानी उनके कानों में कम क्षति होती है, थोड़ी जो सुनने की उनकी क्षमता होती है जो कि डेसिबल में होती है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है ऑप्शन में, तो आप याद रखेंगे कम बाधित जो बच्चे होते हैं उनने की सुनने की जो क्षमता होती है वो 35 से लेकर के 51 डेसिबल यानी डीबी तक होती है। अगर इनका प्रतिशत पूछ लिया जाता है कि भाई कितने प्रतिशत ये बाधित होते हैं जो कम बाधित बच्चे हैं, तो ये 40%। कितने प्रतिशत? 40%। और 35 से 51 डेसिबल तक ही ये सुन सकते हैं और इनकी क्षति का जो परसेंटेज है वो 40% होता है। दूसरा होता है आपका मंद बुद्धि बाधित बच्चे, यानी मंद बाधित बच्चे। अगर आपसे यहाँ से पूछा जाता है कि भाई मंद बाधित जो बच्चे हैं उनका सुनने का स्तर कितने तक होता है, तो आप याद रखेंगे 55 से लेकर के 69 डेसिबल तक ये बच्चे जो हैं बाधिता पाई जाती है इनमें। अगर प्रतिशत में पूछा जाएगा तो 40 से 50% इसका जो बाधित का परसेंटेज होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा मंद बाधित बच्चों में। तीसरा आपका गंभीर बाधित बच्चे। अब गंभीर बाधित बच्चों के जो पूछा जाता है कि भाई इनके सुनने का स्तर यानी कितनी बाधिता होती है इनमें, तो ये 70 से लेकर के 89 तक डेसिबल तक की इनकी बाधिता पाई जाती है। अगर इसको प्रतिशत में ही पूछा जाता है तो 50 से 75 यानी 75% तक इनकी जो बाधिता है वो पाई जाती है। और चौथा टाइप जो है, यानी चौथा प्रकार जो है पूर्ण गहन, यानी पूर्ण रूप से बाधित बच्चे जो बिल्कुल नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। तो इनका जो डेसिबल स्तर होता है बाधिता का वो 90 से लेकर 100 डेसिबल तक का स्तर होता है। पूर्ण बाधित का मतलब यही होता है, या गहन बाधित इसका पर्याय है, इसे याद रखेंगे। और जिनका प्रतिशत यानी बाधिता का जो प्रतिशत है वो 100% इनकी बाधिता पाई जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चारों ही आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किन्हीं 3 परामर्शों के प्रकार लिखिए। देखो परामर्शों के टाइप भी अलग अलग होते हैं और अलग अलग प्रकार के परामर्श होते हैं, तो ये सभी आपको याद होंगे। आप कई प्रकार से भी लिख सकते हैं। मनोवैज्ञानिक परामर्श है, नैदानिक परामर्श है, शैक्षिक परामर्श है, व्यक्तिगत परामर्श है या व्यक्तित्व परामर्श है, मनोचिकित्सक परामर्श है, सामाजिक परामर्श है आदि। ये सभी आप कुछ लिख पाएंगे। और 3 पूछे हैं मैंने एक्स्ट्रा आपको दे दिए हैं और आप भी बेहतर तरीके से इसको लिख पाएंगे मित्रों। नेक्स्ट है आपका वास्तविक आयु का सूत्र है। जी हाँ मित्रों, क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरीके से रीड कीजिए और 100% आप इसमें गलती करेंगे तो जवाब दे दीजिए इसका कुछ देर के लिए। चलिए ठीक है, तो मैं ही बता देता हूँ। तो देखिए वास्तविक आयु का सूत्र पूछा गया है, जबकि आपने पढ़ा है बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, बुद्धि लब्धि बराबर का सूत्र आपने पढ़ा है कि मानसिक आयु यानी मानसिक आयु यानी MA/CA × 100, मानसिक आयु वास्तविक आयु × 100, ये आपका बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है। और आप इसको गलत करेंगे और पहले ही नंबर पर इसको आप टिक कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत होगा। इसलिए मैंने इसको बनाया है, क्योंकि वास्तविक आयु का सूत्र पूछा है मित्रों आपसे, बुद्धि लब्धि का नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो वास्तविक आयु जब इनको पक्षांतर करते हैं तो जो वास्तविक आयु है वो नीचे आ जाएगी, यानी ऊपर चली जाएगी, और जो बुद्धि लब्धि है वो नीचे आ जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मानसिक आयु बट्टे बुद्धि लब्धि × 100, जो कि आपका करेक्ट सी आंसर बिल्कुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। उपयुक्त कथन किसी मनोवैज्ञानिक है और मोस्ट इंपोर्टेंट है मित्रों, ये आप याद रखेंगे। आपके लिए कई बार एग्जाम्स में, यहाँ तक यूपी टेट, सुपर टेट आदि में ये डेफिनेशन 100% आई है और कई बार रिपीट भी हुई है, तो ये याद रखेंगे। ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में भी बननी है। तो ये वैलेंटाइन महोदय ने समस्यात्मक बच्चों के संबंध में अपना विचार और या हम कहें कि अपनी डेफिनेशन या परिभाषा प्रयुक्त की थी मित्रों। नेक्स्ट है आपका CAT, जिसे कैट परीक्षण बोलते हैं, टेट भी बोलते हैं, टेट अलग है, ठीक है। कोई भी परीक्षण के पूर्ण रूप पूछा जा सकता है या किसके द्वारा और किस लिए किया गया था, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, तो इनको भी याद रखेंगे। और सभी परीक्षण को हम प्रत्येक वीडियो में सेलेक्टेड क्वेश्चनों के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो ये जो परीक्षण है कैट का, जो परीक्षण किया जाता है, यानी उसको जो किया जाता है वो व्यक्तित्व मापन हेतु किया जाता है। इसका पूर्ण रूप पूछा जाए तो चिल्ड्रन एप्रेशन टेस्ट इसका पूर्ण रूप होता है। इसे बाल कौन है या किसके द्वारा इस परीक्षण का किया गया था, तो आपको याद रखना होगा लियोपोल्ड बेलक द्वारा 1948 में इसको दिया गया था या प्रतिपादन किया गया था। तो इसको याद कैसे करेंगे, अगर ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो काट लियो, ठीक है, काट लियो, इसको काट पढ़ लीजिए हिंदी में, और लियो कभी भी गलत नहीं हो पाएगा। काट लियो 48, ठीक है, यानी कि 1948, एकमात्र एक ट्रिक के माध्यम से आप याद कर पाएंगे, ठीक है। जैसे टाइट मुर्रे, यानी टेट का जो परीक्षण दिया था वो मुर्रे महोदय ने दिया, मुर्रे एवं मार्कंड ने दिया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। कुछ ट्रिक मैंने आपको CDP में प्रोवाइड किए हैं, जिसे आप देख सकते हैं।
अगर यह पूछा जाता है कि भाई कितने वर्ष के बालकों हेतु इस परीक्षण का उपयोग किया जाता है, तो ये भी आप याद रखिए 3 से लेकर के 10 वर्ष के बालकों हेतु इस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। इसमें कार्डों की संख्या पूछी जाती है, तो 10 जो होते हैं कार्ड होते हैं, इसमें जानवरों के कार्ड होते हैं जिन पर, ठीक है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होती है? तो आपको ये याद रखना होगा, सांकेतिक भाषा। कई बार क्या होता है, बालक इसको जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं। सांकेतिक भाषा और जो ब्रेल लिपि होती है वो आपको याद रखनी होगी, ठीक है। जो ब्रेल लिपि होती है, जिसे आप सभी लोग जानते हैं 6 बिंदुओं पर यानी 6 डॉट्स पर आधारित लिपि होती है, वह जो लिपि होती है वो यानी जिनकी दृष्टि दोष होता है, ठीक है, किसी भी प्रकार का जो देख नहीं पाते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि होती है। लेकिन जो सांकेतिक भाषा होती है वह श्रवण बाधित बालकों हेतु होती है, क्योंकि ये सुन नहीं पाते हैं, संकेतों के माध्यम से ये समझते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट आपका, सामान्य बालकों व प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, कितनी होती है आप बताइए, ठीक है। तो टर्मान महोदय की सबसे जो बुद्धि लब्धि टेबल है वो काफ़ी फेमस है और सेलेक्टेड टेबल है, उसी से ज़्यादा एग्जाम बनते हैं और एनसीईआरटी और एससीईआरटी में उसी के जो आंसर हैं वो करेक्ट माने गए हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, सामान्य बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 90 से लेकर के 110 तक होती है, और जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 140 प्लस होती है, ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसमंद बालकों को स्पष्ट कीजिए। मानसमंद मध्यमुद्धि, ठीक है, कई बार यूज कर लिया जाता है, आपस में पर्याय है। तो जो मानसमंद बालक होते हैं वो ऐसे बालक होते हैं जिनकी मानसिक योग्यता यानी जिसकी मानसिक क्षमता एवरेज जो औसत होता है उससे कम पाई जाती है, तो उन बालकों को हम मानसमंद बालक कहा जाता है। नेक्स्ट आपका, बाल अपराध के कोई 2 कारण लिखिए। यानी बालक जो बाल समय में यानी अपनी बाल्य अवस्था में, शैशवावस्था, किशोर अवस्था, तो सबसे ज़्यादा जो बालक जो अपराध की श्रेणी में जाता है वो किशोर अवस्था होती है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। और उस समय की जो स्थिति होती है बड़े आवेग, तूफान और संघर्षशील अवस्था होती है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो उस समय सर्वाधिक बालक जो होते हैं अपराध की श्रेणी में जाता है अगर उनको उचित गाइडलाइंस नहीं मिल पाती है। तो वही आपसे पूछा गया है कि बाल अपराध की कोई 2 कारण लिखिए, किन किन कारणों से बालक जो है उस प्रवृत्ति के में जाने की सोचता है या चला जाता है। तो बाल अपराध के जो कारण हैं वो निम्न है, जिसमें सबसे हमारा रोल अदा करता है सामाजिक, यानी जो हमारा समाज है, क्योंकि समाज की जो कुरीतियाँ होती हैं, जो रूढ़िवादिता होती हैं, उसका भी बालक पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जिसे आप याद रखेंगे। इसमें पहला ही होता है आपके पारिवारिक कारण, क्योंकि परिवार कभी ऐसा होता है माता पिता में झगड़ालू है या अन्य कोई और कारण है, या माता पिता या परिवार का एकजुट और यानी संयुक्त, और आप जानते हैं एकल परिवार का ना होना, जिसके कारण बालक की जो संस्कृति होती है जो मिलने चाहिए तो उसको वो नहीं मिल पाते हैं, तो वो कारण बन जाता है आपका। इसी तरह आर्थिक कारण, अगर किसी भी परिवार की स्थिति आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो क्या करेगा बालक, अन्य चोरी और कुछ अन्य माध्यमों के माध्यम से वो अपराध करने की प्रवृत्ति उसमें उत्पन्न हो जाएगी। कुछ भौतिक, क्योंकि जो हमारी मूलभूत आवश्यकता होती हैं, जो भौतिक वस्तुएं होती हैं वो हमें मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिल पाती हैं तो हम फिर क्या करेंगे, आपराधिक प्रवृत्ति में जाएंगे। कुछ वंशानुक्रम कारण होते हैं। वंशानुक्रम कारण का मतलब ऐसा होता है कि ऐसे माता पिता जो झगड़ालू हैं वो लड़ते रहते हैं तो उनके बच्चों में भी उनके गुण आ जाते हैं, तो वह भी एक कारण होता है जिसके कारण उनके बच्चे भी झगड़ालू या अपराधी श्रेणी के होते हैं। नेक्स्ट आपका मानसिक कारण। मानसिक कारण का मतलब यह है कि कई बच्चों की जो मानसिक स्थिति भिन्न भिन्न परिस्थितियों के कारण, कोई सदमा लगने से या कुछ करने से, वो मानसिक कारण भी इसके आपके बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों बढ़ते हैं आज के क्विज की ओर। आज का क्विज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मनोलैंगिक विकास को जो सिद्धांत है वह किस महोदय के द्वारा प्रतिपादित किया गया था या इसके जनक क्या कौन है, ये कमेंट्स बॉक्स में आपको शीघ्रता से जवाब देना है मित्रों। तो उम्मीद करता हूँ आपके द्वितीय प्रश्न पत्र समावेशी शिक्षा के जो 15 यानी कि 15 सेलेक्टेड क्वेश्चन थे, जिसकी श्रेणी या श्रृंखला हमारे द्वारा तैयार की गई थी, जो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो मोर देन लाइक मोर देन शेयर करेंगे मित्रों। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी संकोच कर रहे हैं, तो निःसंक हो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि वर्तमान और भविष्य दोनों में आपकी तैयारी के लिए हमारा परिवार योगदान दे सके मित्रों। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।